एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया दोस्तों मुंबई रिफाइनरी के लिए हीट ट्रांसफ़र इक्विपमेंट पे जो है 45 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उसके साथ साथ जो है 100 क्वेश्चन ऐसे जो इनके आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। उससे पहले दोस्तों हमने जो है अप्रॉक्स जो है 100 क्वेश्चन जो है नॉन टेक के भी इसमें शामिल किए हैं। 50 नंबर का नॉन टेक आपको मालूम ही होगा, तो पहले नॉन टेक देख लेंगे, उसके बाद जो है हीट ट्रांसफ़र जो है इक्विपमेंट पे जो है अप्रोक्स जो है टोटल 150 क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना दोस्तों। तो पहला जो है सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो है नॉन टेक से। नॉन टेक में पहला क्वेश्चन जो है रीजनिंग का है। इसमें जो है पहला क्वेश्चन अगर देखेंगे ध्यान से तो इसमें सीरीज आगे बढ़ानी है। एक है, एक के बाद दो है, दो के बाद 8 है, 8 के बाद जो है डैश 148, उसके बाद 765। तो इसके जो है हमने सीधे जो है लेफ्ट साइड में हमने लिख रखा है कि कैसे ये बनता जा रहा है। एक के बाद दो कैसे आया दोस्तों, तो एक के बाद दो आने का रीज़न ये है कि एक का स्क्वायर प्लस जो है एक गुणे एक प्लस एक का स्क्वायर है ना, तो दो हो जाएगा। जब आ गया उसके बाद 8 कैसे आया, ठीक है। तो 8 के लिए हम जो है जो दो मिला था हमें, तो दो गुणे दो करेंगे, उसके बाद प्लस दो का स्क्वायर करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब तीसरी क्या आ जाएगी, अब 8 गुणे 3 करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 33 आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी 33 सही है। और अगर आगे और देखना है तो देखिए दोस्तों, 33 गुणे 4 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 148 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही सीरीज बढ़ती जाएगी। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बी सी एफ जी एच के एल एम एन, तो यानी कि पहले दो, उसके बाद 3 अक्षर, फिर 4 अक्षर, इसके बाद जो है 5 अक्षर होगा। लेकिन उसमें देखिए बी सी के बाद जो है डी हटा के डी और ई हटा के एफ जी एच, उसके बाद आई जे को हटा के एल एम एन, उसके बाद जो है एम एन ओ पी हटा के क्यू आर एस टी यू, 5वां जुड़ेगा तो ये ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तीसरे क्वेश्चन में देखें डी एफ जैसे रिलेट कर रहा है वैसे कौन सा रिलेट कर रहा है, तो जैसे डी के बाद ई हटा के एफ ले लिया, डी एफ, वैसे यल के हटा के यल के जो है एल के बाद यम यन, तो यम हटा के यन कर दिया, है ना। चौथे में दोस्तों 7 12 19 28 39 है, तो इसमें दोस्तों 5 7 9 11 13 17 ऐसे जोड़ते हुए चले जाएंगे। 7 में 5 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 12 में जो है 7 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, 19 में जो है 9 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, 28 में जो है 11 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, है ना। 39 में 13 जोड़ेंगे तो 52 आ जाएगा। पाँचवें में देखें, ये भी बहुत सिंपल है। जैसे डी पहले अक्षर, सबका पहले अक्षर से लिंक देखे, डी के बाद ई हटा दो, एफ आ गया, एफ के बाद जी हटा दो, एच आ गया, एच के बाद आई हटा दो, जे आ गया। ऐसे करके फिर मिडिल का मिलाते जाइए, फिर लास्ट का मिलाते जाइए, तो ऐसे करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी बनता जाएगा, है ना। नेक्स्ट है Z3A है, WN जो है 9D है, तो इसके बाद क्या आएगा, तो ZAZ हो गया, ठीक है। दोनों का जो है इसमें सबसे सटीक यही है कि 3 का इसमें देखिए, 3 तरीके 9 9 3 27 27 तियाँ 81 81 तियाँ जो है 243 आ रहा है ना। तो आप 3 से ही मल्टीपल में देख के जाइए, 27 में है तो 27 पर डायरेक्ट टिक कर लीजिए, बाकी को लगाने की ज़रूरत है नहीं। इवेंट को कह रहा है कि 54552 लिखा जा रहा है, तो रिवेंज को कैसे क्या लिखा जाएगा, तो 5 जो है इवेंट को कैसे लिखा जा रहा है 54552, ये देखते हैं। ई होती है, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, 5वें अक्षर के बाद ई आती है, ठीक है। तो वो 5 आ गया। 4 कैसे आया, तो वी का स्थान है 22, 22 यानी कि 2 और 2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, तो वो उसका आ गया 4। फिर इसी तरह ई का 5 वैसे ही है। एन की जो प्लेस वैल्यू होती है 14 होती है, तो 1 और 4 जोड़ दीजिए तो वो 5 आ जाएगी। टी को 2 लिखा है, टी को 2 क्यों लिखा है कि टी का मतलब जो होता है, टी जो है 20वें स्थान पे है, तो 20वें में 2 0 है, तो 2 + 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, तो इसलिए इसने कर दिया है ओनली 2, ठीक है।
तो ऐसे करते हुए ऐसे रिवेंज का आप निकालेंगे तो 9545575 आ जाएगा। 8वां क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। 2.04 गुणे 0.75 का गुणा करना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। बैक्टीरिया को जैसे ABLARCET लिखा जा रहा है, वैसे प्रोटोजोआ को क्या लिखा जाएगा? बहुत ही सिंपल है, इधर उधर बस करके लगा रखा है। ये जो है एक तरह से स्क्रम्बल्ड वर्ड है। इसको सबसे पहले ऐसे जो है इसको एक सुटेबल वर्ड में जो है रखना है, सीक्वेंस में रखना है, जिससे ये जो है कोई एक नाम प्राप्त हो, ठीक है। और वो नाम क्या है उसको भी आपको उसी को बताना है। तो EYDSNY ये एक तरह से सिडनी को दर्शाती है। सिडनी एक तरह से सिटी का नाम है, शहर का नाम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है इफ़ रेडियस B इज डबल दैट ऑफ रेडियस A, द एरिया ऑफ द स्मॉल सर्कल टू द दैट ऑफ लार्जर सर्कल इन अ प्रोपोर्शन टू, किस प्रोपोर्शन होगी? तो 1:4 की हो जाएगी। 12वां में बस जो है आपको इसमें से ऐसा जो है मैथमेटिक सिंबल का यूज करना है जिससे जो है 24 आ जाए इसकी वैल्यू। 13वें में भी जो है सिंबल इन्हीं में से मैथमेटिक सिंबल लगाना है जिससे जो है 29 इक्वल में आ जाए, ठीक है, बहुत ईजी है। 14 में बहुत ईजी है, 7x - 5y बराबर 20 है, 12 + y बराबर 75 है। तो x गुणे y की वैल्यू पहले x की निकाले, फिर y की निकाले, फिर x y यानी कि गुणा दोनों का करके सॉल्व कीजिए तो ये 15 आ जाएगा। इसमें भी देखिए बॉक्स में जो है पहले 25 है यानी 5 का वर्ग, फिर 7 का वर्ग, फिर 9 का वर्ग, अब 11 का आ जाएगा, 121 है ना। 16वें में देखिए 15, 17, 19, 21, 23 ये जुड़ता जा रहा है। 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, ऐसे तो ये 83 आ जाएगी। 17वां में जो है तिर्यक गुणा किया जा रहा है, 5 दूना 10, 7 त्रिक 21, 4 9 36, तो इसलिए 36 आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में 18वां में कह रहा है कि राम स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, then turned left and traveled 4 km. Then again he turned right and traveled 3 km. From there he turned left and traveled 4 km. At what distance he is now from his house? तो डायरेक्शन संबंधित क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी है, कुछ भी इसमें इधर उधर नहीं है। 10 किलोमीटर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रॉम पॉइंट ए रवि वॉक 5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट टू पॉइंट बी, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी जो है रवि चला, और वो किधर चला? नॉर्थ ईस्ट चला, ठीक है। उसके बाद जो है पॉइंट बी से पॉइंट सी तक पहुंचा, 10 किलोमीटर चला, और किस साइड में चला? वो साउथ पॉइंट को गया। फिर सी से वो डी तक गया, किस में? नॉर्थ ईस्ट लोकेशन में गया। फिर जो है डी से जो है वो वापस ए के पॉइंट में आया, ठीक है। तो इस केस में रवि जो चला है तो उसको अगर हम डायग्राम से दिखाएंगे तो वो डायग्राम किस टाइप का बनेगा? तो वो पतंग के आकार का बनेगा दोस्तों। इसको बनाइएगा तो ये पतंग के आकार यानी काइट डायग्राम बनेगा। ये एम्बेडेड इमेज इसमें है, यानी कि ये इमेज किस में? इन सब में से छुपा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी में ये इमेज पूरा पूरा मिल जाएगा, छुपा हुआ है। 21वां में कह रहा है, वेन डायग्राम के माध्यम से कह रहा है कि इसमें से ऐसे जो है सभी सर्कल जो है इसमें हैं। तो एक सर्कल ये दिखा रहा है कि तेलुगु लोग बोलते हैं, दूसरा जो है हिंदी बोलने वाले लोगों का सर्कल है, तीसरा इंग्लिश बोलने वाले लोगों का सर्कल है। तो ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेज, यानी कि कितने ऐसे लोग हैं जो तीनों लैंग्वेज बोलते हैं। तो देखिए इसमें जो है 9 जो है ऐसा है, 9 जो सब में है, चाहे वो तेलुगु में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, सब में कॉमन है, तो ये 9 आ जाएगा। इसमें ट्रायंगल आपको बताना है तो इसको काउंट करेंगे तो 9 ट्रायंगल इसमें निकल के आएगा। नेक्स्ट है, इसमें जो है दोस्तों ब्लैक बोर्ड, क्लासरूम और स्कूल, इन तीनों में जो है क्या रिलेशन बेस्ट दर्शा रहा है वही आपको बताना है। तो दोस्तों क्या होता है कि स्कूल के अंदर क्लासरूम होता है, क्लासरूम में ही ब्लैक बोर्ड होता है ना, तो ऑप्शन नंबर डी ये दर्शा रहा है। 24वां में सम फिश आर क्रोकोडाइल, कुछ मछलियाँ क्रोकोडाइल हैं।
सम क्रोकोडाइल आर स्नेक, कुछ क्रोकोडाइल जो स्नेक हैं। नो स्नेक इज स्नेल, कोई भी स्नेक स्नेल नहीं है। ऑल स्नेल आर टोर्टोइज, सभी स्नेल जो हैं टोर्टोइज हैं, है ना। तो कह रहा है कि सम स्नेक आर फिश, तो पहले ही बता रखा है ना, कि सम फिश आर क्रोकोडाइल। फिर कह रहा है कि सम क्रोकोडाइल आर स्नेक, और फिर जो है तो ये दोनों, ये तो पहला मैच हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि सम फिशेस आर टोर्टोइल, यानी कि जो है जो जब इसने जो है टोर्टोइल किसे कहा, स्नेल को कहा है। स्नेल, ऑल स्नेल आर टोर्टोइल, नो स्नेक इज अ स्नेल, ठीक है। तो दूसरा जो फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका जो है ओनली कंक्लूजन वन फॉलो है, ये टिक थोड़ा गलत हो गया, पहला जो है बस फॉलो कर रहा है। 23वें क्वेश्चन में जो है ए अपन बी बराबर 4/5 है, तो 4/7 प्लस 2b माइनस ए और 2b प्लस ए, इसका मान क्या होगा। इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों। ए की वैल्यू पहले जो है निकालिए, उसके बाद बी की वैल्यू निकालिए, और फिर जो है इनमें रखते जाइए। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 निकल के आएगा। 24वां भी ऐसे, ये बहुत ही सिंपल है, इसको बस घटा दो, तिर्यक गुणा कर दो तो 120 आ जाएगा। 25वां जो है थोड़ा सा टफ है। इसमें कह रहा है कि टैंकर के 1/4 भाग में 135 लीटर पानी रहता है। यदि टैंकर में 300 लीटर पानी भरा जाए तो टैंकर कितना भाग भरेगा। तो 1/4 भाग में टैंकर का 135 लीटर पानी रहता है, तो पूरे टैंक में अगर देखा जाए तो कितना पानी रहेगा। तो पूरे टैंक का निकालेंगे तो 335 गुणे जो है 1/4, यानी कि उधर जाएगा तो 4 का गुणा हो जाएगा 540, यानी कि पूरी टंकी जो है 540 लीटर की है। अब कह रहा है कि 300 लीटर पानी भरा जाएगा तो टैंकर का कितना भाग भरेगा। तो आपने पढ़ा होगा कि जितना भरा होगा अपन टोटल कर दो, तो 300 लीटर अपन जो है टोटल कितना पानी आएगा 540, इसको और जो है करेंगे सॉल्व तो 5/9 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कि एक क्रिकेट टीम जीतता मैच हारता है, तो मतलब जितना मैच हारता है ना, एक क्रिकेट टीम ऑन 3 मैचेस मोर देन दे लॉस्ट, इफ अ विन गिव देन 2 पॉइंट एंड लॉस -1 पॉइंट, हाउ मेनी मैचेस इन हॉल हैव द प्ले इफ देयर स्कोर इज 25। कह रहा है कि कोई जो है क्रिकेट टीम है, जब वो जीतता है तो उसे 2 अंक मिलते हैं, जब वो हारता है तो -1 अंक मिलते हैं ना। तो 25 अंक प्राप्त करने के लिए उसे कितना मैच खेला होगा, है ना। और वो जो है 3 मैच जो है ज़्यादा जीतता है। एक क्रिकेट टीम जीतता मैच हारता है, उससे 3 मैच ज़्यादा जीतता है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है 41 निकल के आएगा। 27वां है ए बराबर 1 + √2, बी बराबर 1 - √2, तो a² + b² का मान निकालेंगे तो बहुत ही सिंपल है, 3 इसका आंसर आएगा। 28वां में x बराबर 5 दिया है, तो बस 10 गुणे x और √x³ माइनस x², मतलब जहाँ x है वहाँ पे 5 रख के वैल्यू निकालिए, बहुत सिंपल है। इसको सॉल्व करेंगे तो 500 आ जाएगा। 29 को सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसको कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ वर्ग कर दो, माना मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इधर √ हट जाएगी, ये जो है 0.04 हो जाएगा, फिर तिर्यक गुणा करके वैल्यू निकालेंगे तो 0.49 आएगा। इसमें भी फार्मूला बेस है, जो है अलजेब्रा का फार्मूला लगेगा। 3x बराबर 3y बराबर 3z, तो x + y + z बराबर जो है 27 √29, तो √x² + y² + z² की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों ये जो है बहुत थोड़ा लॉन्ग है, इसके स्टेप बहुत लॉन्ग है, इसलिए इसमें मैंने नहीं सॉल्व किया, लेकिन ये आ जाएगा 87 इसका आंसर आ जाएगा। 549160 में वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 79 इसमें से घटा देंगे तो वो आ जाएगा 549081, ठीक है। और ये जो है 741 का वर्ग है ना। नेक्स्ट है 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 26 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या।
तो पदों का योग क्या होगा, 5 लगातार सम संख्या है तो इसका योग हो जाएगा a+a+1 प्लस a+2 प्लस a+3 प्लस a+4। यह पदों का योग हो गया और पदों की संख्या हो गई 5 और औसत दिया है 26। बस इसको ही सॉल्व करना है। a बराबर आ जाएगा आपका 24। ये देखिए मैंने सॉल्व किया है इस हिंट के माध्यम से। नेक्स्ट है 11 संख्याओं का औसत 60 है। यदि प्रथम 6 का औसत 58 तथा अंतिम 6 का औसत 63 हो तो छठी संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है 11 संख्याएं टोटल हैं, तो 11 संख्याओं का औसत 60 है, तो आप पहले टोटल का निकाल दीजिए। तो 11 गुणे 60 करेंगे 660 निकल के आ जाएगा। ठीक है, पहला तो ये करना है। फिर प्रथम 6 का 58 दिया है तो 6 गुणे 58 करके प्रथम 6 का निकाल दीजिए। फिर अंतिम का 6 गुणे 63 करके अंतिम का निकाल दीजिए। तो और उसके बाद जो है प्रथम 6 और अंतिम 6 की जो वैल्यू आएगी उसको जोड़ के 660 में से घटा देंगे तो 66 निकल के आएगा और वहीं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समूह के 36 लोगों का औसत आयु 14 वर्ष है। समूह में एक अतिरिक्त आदमी आने से के बाद औसत एक की आयु बढ़ जाती है, तो अतिरिक्त आदमी की आयु क्या होगी। तो ये कई बार लग चुका है। पहले 36 गुणे 14 कीजिए, फिर जो है 37 गुणे 15 कीजिए, फिर घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा 51। नेक्स्ट है एक चालक 150 किलोमीटर की दूरी जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वह वापस भी आया, यानी कि गया फिर वापस आया, तो उसका औसत चाल पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल। जब ऐसा दोस्तों क्वेश्चन मिले तो इसका एक ही फार्मूला है 2 गुणे S1 S2 अपान S1 प्लस S2। तो ये 2 गुणे S1 है 50 किलोमीटर की हवा से जा रहा है, यहाँ यस जो है S1 S2 स्पीड है, तो 50 गुणे 30 अपान 50 प्लस 30। इसको सॉल्व करेंगे तो 37.5 आ जाएगा। नेक्स्ट है 50 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि उसके व्युत्क्रम का योगफल 1/8 है, तो बड़ा भाग बताइए। तो माना 2 भाग जो है x और 50 माइनस एक्स है। फिर प्रश्नानुसार क्या कहा है कि जो है व्युत्क्रम का योगफल 1/18 है, तो यानी कि 1/x प्लस 1/50 माइनस एक्स बराबर कितना है, इसका जो है 1/12 है ना। यहाँ पे जो है 1 योगफल 1/8 है, जबकि मैंने इसको देखा था तो 1/12 है। इसका ओरिजिनल जो पेपर में 1/12 है, ये 1/8 नहीं है दोस्तों। 1/12 लेके आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो 1/12 लेके सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो है निकल के आएगा x² माइनस 5x प्लस 600 आएगा। ठीक है, फिर इसको और तोड़ेंगे तो x माइनस 20 और x माइनस 30 निकल के आएगा। तो इस तरह से जो है बड़ा पार्ट मांगा है तो 30 आ जाएगा, छोटा जो है 20 आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन में इधर तो जो है 1/12 था और लेकिन इधर 1/8 है, तो ये कन्फ्यूजन वाला था। तो हमने जो इसको नेट पे सर्च किया तो ये जो है एक्चुअल में इसका जो है ये इसी जिस पेपर में आया था उसमें 1/12 कह के आया है, न कि 1/8। तो ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, है ना। नेक्स्ट है मोहन तथा सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगी, तो मोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बहुत ईजी है दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो 40 निकल के आएगा। थोड़ा स्टेप ज़्यादा था इसलिए यहाँ पे नहीं आ पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 वर्ष बाद सुशील की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु की 5 गुना हो जाएगी, तो सुशील की वर्तमान आयु क्या है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करते, इसको जो है इन्हीं के ऑप्शन में से ही देख के लगाते हैं। जैसे माना हमने ऑप्शन सी लिया, ठीक है, 15 वर्ष बाद सुशील की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु की 5 गुना हो जाएगी। तो माना कि उसकी वर्तमान आयु 10 है, तो 15 साल बाद उसकी क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो 5 साल पहले क्या उसकी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 25 और 5 का कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है पिता तथा पुत्र दोनों की आयु का योगफल 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले दोनों का आयु का गुणनफल 34 है, तो पुत्र की वर्तमान आयु बहुत ईजी है। माना पिता की x पुत्र की y हो जाएगी, तो x प्लस वाई बराबर 45 इक्वेशन 1 बन जाएगा। और
5 वर्ष पहले दोनों क्या आयु यानी कि 5 माइनस एक्स गुणे 5 माइनस वाई बराबर 34 हो जाएगा। बस उसी को सॉल्व करेंगे तो 9 वर्ष आ जाएगा। नेक्स्ट है 10 वर्षों में x की आयु y के 10 वर्ष के पहले की आयु की दोगुनी हो जाएगी। यदि वर्तमान में x y से 9 वर्ष बड़ा है तो y का वर्तमान आयु क्या है? तो ये 39 वर्ष होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट है इसमें जो है क्यूब रूट है 6⁶ और 6 पे पावर 2/3 है, गुणे क्यूब रूट है 6 पे 7 के। तो बहुत ही ये दोस्तों 6⁶ का मतलब कि 6 गुणे 6 बाहर आ जाएगा। इधर जो है अंडर रूट जो है क्यूब रूट जो है 6 पे वर्क हो जाएगा, यानी इधर से 6 बाहर आ जाएगा। और इधर जो है 6 पे 7 है, ये तो दोनों को ऐड करेंगे तो 6 पे 9 हो जाएगा, यानी कि 6 गुणे 6 गुणे 6 इधर नीचे हो जाएगा और ऊपर 6 गुणे 6 हो जाएगा। तो 2 6 नीचे के 2 6 से कट जाएंगे तो 1/6 बच जाएगा, है ना। ये भी सोल्व कीजिएगा, बहुत ईजी है दोस्तों। यदि 3 गुणे 81⁴ हो और 9n है, 9n गुणे 3⁵ गुणे 27⁴ बराबर 27 हो तो n की वैल्यू क्या होगी? इसको काटा पीटी करेंगे तो n की जब वैल्यू देखेंगे तो 1/2 निकल के आएगी। नेक्स्ट है किसी संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है तो संख्या क्या है? सॉल्व करेंगे 140 निकल के आएगा। 160 का 15% निकाल लो, फिर 280 का 45% निकाल लो, दोनों को जोड़ दो तो 216 मिल जाएगा। 45 में कह रहा है कि रमन एक दिन में 3/8 भाग किताब पढ़ता है, शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ता है। यदि अब 30 पृष्ठ नहीं पढ़ा हुआ या बचा हुआ है तो किताबों में कुल कितने पृष्ठ थे? सॉल्व कीजिए। ये जो है आंसर आपको इसका स्टेप बाय स्टेप जो है गूगल पे भी मिल जाएगा, बस क्वेश्चन यहाँ पे देख के लिख के डालिए, आ जाएगा, है ना। तो 240 पे जाएंगे। नेक्स्ट एक विक्रेता एक वॉशिंग मशीन को जो है 7660 में ख़रीदता है। उसके अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के बाद भी उसे 10% का लाभ हो जाता है, ठीक है। तो मशीन का अंकित मूल्य क्या हुआ? ऐसा क्वेश्चन बहुत बार हमने किया है। इसका आंसर हो जाएगा 9575 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है ए आदमी एक वस्तु खरीदकर 25% लाभ पर बी को बेच देता है। बी सी को 10% की हानि पर बेच देता है। सी को इसके लिए 675 रुपये देना पड़ता है। तो बताए कि ए कितने में इसे खरीदता था? तो इसको जो है 600 रुपये में उसने खरीदा था, है ना। नेक्स्ट 2 ट्रेन समानांतर ट्रैक पर एक ही दिशा में ही एक बिंदु पर चलना प्रारंभ करती हैं। ट्रेन की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। 45 मिनट बाद दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी क्या होगी? यानी कि डी की वैल्यू इसने मांगा है। तो शायद यहाँ पर मैंने डी की नहीं निकाला था। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, बहुत ईजी है, गूगल पे मिल जाएगा। 3 किलोमीटर 750 मीटर इसका जो है आएगा आंसर, बहुत ईजी आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट है इफ़ x - 1/x = 3 है तो वैल्यू ऑफ x⁴ - 1/x⁴ इसकी ज्ञात करनी है। तो माना a बराबर x, b बराबर 1/x, है ना, ये हो जाएगा। फिर जो है प्रश्नानुसार जो है हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये फार्मूला होता है, जब x a⁴ b⁴ होती है तो इसका फार्मूला होता है a - b पे क्यूब माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में a - b। तो बस जो है a - b का क्यूब का वैल्यू इसने क्या दे रखा है? इसकी वैल्यू इसने दे रखा है 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 वैसे ही रहेगा। a - b की वैल्यू क्या दे रखा है? 3 दे रखा है, तो बस 3³ प्लस 3 × 3 यानी कि 36 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 4√3 वर्ग मीटर है तो इसका परिमाप क्या होता है? तो परिमाप का फार्मूला होता है 3 × a यानी कि भुजा। तो हमें सबसे पहले भुजा निकालनी रहेगी। तो भुजा हम निकालते हैं कैसे? एरिया इसने दे रखा है, एरिया बराबर होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो बस एरिया की वैल्यू जहाँ पे है वो रख लीजिए, 4√3 = कर दीजिए √3/4 a²
√4 से √4 कट जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 और ए की वैल्यू आ जाएगी 4 पर मीटर 3 × 4 यानी कि 12 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। कह रहा है कि इसमें से कौन से देश के पास अपनी सशस्त्र सेना नहीं है। तो आइसलैंड में कोई भी सशस्त्र सेना नहीं पाई जाती है। 2016 का ओलंपिक खेल कहाँ पे हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ड्रैगन किंगडम किसे कहा जाता है? तो भूटान को ड्रैगन किंगडम कहा जाता है। भारत में ताजमहल किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। चाइना इंडो वार कब हुआ था? तो ये जो है 1962 में हुआ था। भारत ने बगलिहार बांध का निर्माण किस नदी पर किया है? तो चेनाब नदी पर किया है। दुनिया में सबसे प्राचीन समाचार एजेंसी कौन है? तो ये AFP यानी कि एजेंस जो है एजेंसी फ्रांस प्रेस। नेक्स्ट है किस देश के सभी पुरुष नागरिक जो कि 18 से 27 साल के हैं 1 साल तक सशस्त्र सेना में सेवा देना अनिवार्य है? तो है दोस्तों इजराइल के। भारत के राष्ट्रपति वर्तमान कौन है? तो दोस्तों जब ये पेपर बना था उस समय प्रणब मुखर्जी थे, इस समय तो द्रौपदी मुर्मू है ना। अब हमने जो रीजनिंग पढ़ ली, मैथ पढ़ लिया, जीके पढ़ लिया, अब हमारा बचा इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश में सबसे पहले सिनोनिम। सिनोनिम मतलब जो है आपके समानार्थी, पर्यायवाची जिसे कहते हैं। तो हर स्माइल वाज कंटेजिनियस। कंटेजिनियस का एक तरह से मतलब होता है संक्रामक यानी कि आकर्षक, कैचिंग, तो उसका हो जाएगा कैचिंग। दूसरा कह रहा है हर डायनेमिक नेचर इम्प्रेस एवरीवन। तो डायनेमिक मतलब होता है इवोल्यूशनरी, है ना। नेक्स्ट है सी वाज लेमिनेटिंग हिट डेंसिटी यानी कि जो है वह अपने डेंसिटी पे बिलाप करती है, तो उसका बिलाप का एक और हो जाएगा जो है बिमोइनिंग, है ना। नेक्स्ट है अंडर हिज लीडरशिप द कंपनी ग्रो इन ए ऑर्गेनिक मैनर। तो ऑर्गेनिक का मतलब नेचुरल हो जाएगा, है ना। हिज चार्म लाइज ऑन हिज ओरेटरी यानी कि उसका जो है आकर्षक उसके व्यक्तित्व में झलकता है, तो इसका वो हो जाएगा ओरेटरी मतलब व्यक्तित्व होगा, जिसका मतलब एक और होता है इलोक्वेंस। नेक्स्ट है सी इज पैट्रोन ऑफ आर्ट ऑफ कल्चर। पैट्रोन मतलब संरक्षक होता है और बेकर मतलब भी संरक्षक होता है ना। नेक्स्ट है एरोगेंस। एरोगेंस मतलब होता है अभिमानी, तो एरोगेंस इज अ हेलमार्क ऑफ हिज नेचर। ठीक है, तो एरोगेंस का कंसिट भी होता है। नेक्स्ट है सी अंडरटुक अ रिकोनेंस। इसका मतलब होता है सैन्य परीक्षण, जिसका मतलब होता है परीक्षण यानी कि इन्वेस्टिगेशन भी, है ना। नेक्स्ट है माई डाटर इज माई रेप्लिका। मेरी बेटी मेरी प्रतिरूप है। तो रेप्लिका मतलब होता है प्रतिरूप, क्लोन मतलब भी प्रतिरूप भी होता है। नेक्स्ट है सार्डोनिक नेचर। सार्डोनिक नेचर मतलब तिरस्कार पूर्वक या मजाकिया पूर्वक, है ना, भद्दा मजाक जिसे कहते हैं, तो उसका मोकिंग। मोकिंग मतलब भी मजाक ही होता है। एंटोनिम आ जाइए, तो एंटोनिम यानी विलोम शब्द। तो इसमें जो है अट्रैक्टिव का जो है विलोम शब्द क्या होगा? अपोजिट। तो अट्रैक्टिव का रिपल्सिव हो जाएगा। बाउंडलेस, द स्काई इज बाउंडलेस यानी कि कोई भी बाधा उसमें है नहीं। तो फिनिट यानी कि जो है बांधा यानी कि उसी में सीमित है, लिमिट जिसे कहते हैं। स्काई इज क्लियर। क्लियर का क्या हो जाएगा? अपोजिट, ओपेक्यू हो जाएगा। ठीक है। डीप, डीप वाटर का उल्टा हो जाएगा सैलो वाटर। माई बॉस हैज़ बीन टू जेनरियस। मेरा जो बॉस है जो बहुत ही उदार किस्म का है, जो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, है ना, प्रैक्टिकली। ठीक है, तो उदार, उदार का मतलब वही कि छुट्टी उट्टी मांगो तो पास कर दे, या कोई भी पैसे वैसे की प्रॉब्लम जो पूरा कर दे, या कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ कर दे, है ना। तो ऐसा बॉस तो मिलना मुश्किल है, लेकिन जो है इसका जो है हमें अपोजिट ढूंढना है, तो ये हो जाएगा स्टिंगी यानी कि कंजूस। नेक्स्ट है स्प्रिंग इज़ अ टाइम ऑफ प्लेंटी यानी प्लेंटी मतलब होता है प्रचुर मात्रा, तो इसका उल्टा कमी, तो ये हो जाएगा स्कैरिटी। ही इज़ अ इंडस्ट्रियस वर्कमैन। इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती, तो मेहनती का उल्टा लेजी हो जाएगा।
प्लांट ग्रो इन अ अबाउंडेंस हियर, यानी कि जो है ग्रो मतलब बढ़ना होता है, ठीक है। तो बढ़ना का उल्टा क्या हो जाएगा, सूखना, तो श्रीवेल हो जाएगा। सी रेयरली कम हियर, यानी कि वो बहुत ही रेयर यहाँ आती है ना, तो फ्रिक्वेंटली हो जाएगा। नेक्स्ट, सी हैज अ रैदर कुक्ड वुमेन, वह जो है बहुत कुटिल औरत है। कुटिल का मतलब वो होगा जो जबान पे जो है वो दूध के समान की लगता है, दूध है लेकिन दूध में जहर मिला होता है ना। जबान पे कुछ होता है और दिल में कुछ और रखते हैं, तो इसका उल्टा हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि जो है जो दिल में है वहीं जबान पे भी है ना। नेक्स्ट है आइटम्स ऑफ फेज। आइटम्स ऑफ फेज में क्या है दोस्तों, ओवर स्टेप द मार्क। ओवर स्टेप द मार्क में यानी निशान से आगे निकल जाना। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा टू अपसेट समवन बाय डूइंग या सेइंग मोर देन यू शुड, यानी किसी को अपसेट कर देना आवश्यकता से अधिक बोलकर या जो है कह के, है ना, तो उसे कहते हैं ओवर स्टेप द मार्क। पालसी वालसी फ्रेंड, तो पालसी वालसी फ्रेंड का मतलब होता है पक्षपाती, ऐसा फ्रेंड जो आपका ही पक्ष ले, अगर आप गलत करो तो भी वो आप ही की तरफ हो, है ना। जो जैसे कर्ण है, दुर्योधन कितना बुरा था लेकिन वो जो है उसी का पक्ष, तो इसका मतलब होता है पालसी वालसी फ्रेंड का मतलब कि गुड फ्रेंड, कि बहुत ही अच्छा मित्र, जो आप ही का बस पक्ष ले रहा है तो अच्छा ही मित्र है। नेक्स्ट है ओपन अ पेंडोरा बॉक्स। पेंडोराज बॉक्स, यानी पेंडोरा जो अवतार मूवी में पेंडोरा है, तो पेंडोरा वहीं से शायद लिया गया है। पेंडोरा बॉक्स खोलने का मतलब होता है टू डू समथिंग दैट कॉज अ लॉट ऑफ न्यू प्रॉब्लम दैट यू डिड नॉट एक्सपेक्ट, यानी कि कोई ऐसी एक्टिविटी करना जो जो जिसकी वजह से बहुत भयंकर प्रॉब्लम आ जाए, जिसके बारे में आप एक्सपेक्ट ही न कर रहे थे, है ना। पुल योर सॉक्स अप, अपने सॉक्स को ऊपर रखना। इसका मतलब क्या है कि अपने जो है इम्प्रूव योर वर्क या बिहेवियर, अपने काम में सुधार लाना या बिहेवियर में सुधार लाना, इसको कहते हैं पुल योर सॉक्स अप। टू गेट अंडर समवन्स स्किन, किसी के स्किन के अंदर घुसना, इसका मतलब होता है किसी को कष्ट देना, एनोइंग समवन, किसी को कष्ट देना। नेक्स्ट है टर्न टॉपसी टर्वे। टर्न टॉपसी टर्वे का मतलब होता है उलट पुलट कर देना, इसका मतलब कि कम्प्लीटली चेंज कर देना किसी को, है ना। क्लोरीन कॉल, एक क्लारियन कॉल। एक क्लारियन कॉल का मतलब होता है कि एक बहुत ही स्ट्रोंगली रिक्वेस्ट करना, है ना। फायर इन अ बैली, फायर इन अ बैली का मतलब होता है पावरफुल एम्बिशन, किसी चीज़ को पाने की एकदम पावरफुल एम्बिशन होती है, इच्छा होती है। नेक्स्ट है अ हंकी डोर सिचुएशन। हंकी डोरी सिचुएशन का मतलब होता है कि देयर आर नो प्रॉब्लम एंड पीपुल आर हैप्पी, हंकी डोरी सिचुएशन। नेक्स्ट है गिव समवन्स अ लेग अप, किसी व्यक्ति का जो है लेग अप, पैर ऊपर उठाने का मतलब होता है टू हेल्प समवन टू सक्सेसफुल, किसी व्यक्ति को सक्सेसफुल करने के लिए जो है आगे आना। इसमें स्पोर्टिंग ईरर है दोस्तों, इस सेंटेंस को पढ़ते जाना है और जहाँ पे ईरर है वो उस पर टिक लगाना है। तो 31, 32 जो है 33 ये सब पढ़ते जाइए, और इसमें जो है मार्क है कि कहाँ पे जो है ये ईरर है। इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने को नहीं है, इसमें जो है आपको बस जो है ये पढ़ना है, पूरे टेंस पढ़ने हैं कि सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का कौन सा फर्स्ट फॉर्म में लगेगा या सेकंड फॉर्म लगेगा, ये सब। तो उसमें जो है आपका पूरा जो है 12 के 12 टेंस बहुत अच्छे से कम्प्लीटली हो, तभी आप पकड़ पाओगे कहाँ गलती हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे इसमें मैं एक में ही बता दूं कि जो है जैसे 37वां क्वेश्चन कि थ्रो ही इज़ पुअर, जैसा कि वो गरीब है बट ही इज़ हॉनेस्ट, तो यहाँ ही इज 2 बार आ गया है, तो कोई भी सेंटेंस में 2 बार हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो इसलिए ही बट ही इज़ की वजह से ये गलत है, ठीक है। अगर आप जैसे आपका 38वां है माई मदर हैज़ बीन डूइंग, तो हैज़ बीन जहाँ पे आएगा तो आईएनजी फॉर्म लग जाता है ना, तो माई मदर हैज़ बीन डूइंग वर्ब का जो है आईएनजी फॉर्म लग गया, एवरीथिंग फॉर द फैमिली, ठीक है। तो ये पूरे जब आपको टेंस आएगा तभी इसमें पकड़ होगी कि ये सही है या गलत है। तो सबसे पहले 12 के 12 सेंटेंस
टेंस प्लस उनके हेल्पिंग वर्ब प्लस उनके वर्ब का सभी फॉर्म आपको याद होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसमें आपको जो है सुटेबल जो है वर्ब भरने हैं। पहला कह रहा है देयर वाज अ टाइम व्हेन वेस्ट जर्मन वाज अ डिस्टिंक्ट पोलिटी, तो इसमें पोलिटी हो जाएगा। आई वॉज डिसअपॉइंटेड विथ द फिल्म आई हैड एक्सपेक्टेड टू बी बेटर, तो ये डिसअपॉइंटेड हो जाएगा। स्पेलिंग बस इसमें देख लीजिए तभी आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है इट वाज टेरिफाइंग एक्सपीरियंस एवरीबॉडी वाज शॉक्स, है ना। तो ये वर्ब कहाँ पे लगनी ये मालूम होना चाहिए। एलिफेंट्स ट्रम्पेट यानी कि चिंघाड़ती हैं, कब, व्हेन ही प्रिजर्व डेंजर, जब वो अपने आप को खतरे में पड़ जो है पलती हैं। नेक्स्ट है द फर्स्ट फिल्म ऑन टैगोर वाज सच अ सक्सेस दैट नाउ दे गोइंग टू मेक अ सीक्वल, सीक्वल की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, सीक्वल, तभी इस पर टिक लगा पाएंगे। नेक्स्ट है द यूनाइटेड नेशन हैड डिक्लेयर्ड हो जाएगा, डिक्लेयर्ड 2022 एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ द प्लांट हेल्थ। नेक्स्ट है माई ब्रदर इज नॉर्मेली मतलब बहुत भोला भाला इंसान। पंचुअल बट ही इज़ लेट टूडे, मतलब कि सॉरी इसमें भोला भाला नहीं आएगा, ये वो गलत हो गया। इसमें जो है माई ब्रदर इज़ नॉर्मली पंचुअल, यानी कि मेरा भाई जो है नॉर्मली पंचुअल ही है, टाइम पे आता है, लेकिन आज वो क्या हो गया, लेट हो गया। इसमें भोला भाला है। माई सन इज़ वेरी गुलीबल, गुलीबल मतलब होता है वो भोला भाला। ही ट्रस्ट एवरीवन, जिससे वो जो है सभी पे विश्वास कर ले रहा है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी वाज अ लवर ऑफ ह्यूमनिटी एंड अ स्टेंच, यानी वफादार बिहेवियर के थे नेचर के प्रति, है ना। आई विश आई न्यू, न्यू आ जाएगा यहाँ पे, हर बिफोर वी मीट, है ना। नेक्स्ट है आ जाइए अब आपकी जो है मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, जीके हो गया और इंग्लिश हो गई। अब जीएस जनरल साइंस देख लेते हैं। तो 51 क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि लाइट के बारे में, लाइट ईयर के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, जो करेक्ट है उसको आपको ढूंढना है। तो इसमें पहला ही करेक्ट है, लाइट ईयर इज अ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। तो वेरी लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लाइट ईयर यूज़ करते हैं, तो ये सही है। दूसरे में कह रहा है कि लाइट ईयर यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज टाइम इंटरवल, इंटरवल के बारे में बात कर रहा है, तो इंटरवल के बारे में बात नहीं होती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी ये नहीं मेजर करता, तो ये ऑप्शन नंबर ए ओनली 1 सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर की जो है मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होती है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री पे होती है 1000 kg पर मीटर के, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें कह रहा है कि जो है कौन सा डिस्कवर करेक्टली मैच है। जेम्स चैडविक जो है दिया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बिल्कुल गलत है। अल्बर्ट आइंस्टीन को दिया है न्यूट्रॉन की खोज, बिल्कुल गलत है। मैरी क्यूरी जो है रेडियम की खोज की है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं एलईडी, एलईडी का फुल फॉर्म पूछा है, तो एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। 55 में कह रहा है फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स विच मैग्नीटाइड फोर्स इन अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज, तो ये ऑलवेज ट्रू है, ये सही बताया है। हाइपोबोमस एसिड का फार्मूला क्या है, तो HOBr है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन एक्सोस्फेयर, तो गैसों जो है एक्सोस्फेयर में गैस का कंपोजिशन क्या होता है, तो हीलियम और हाइड्रोजन ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि इसमें जो है ग्लास को बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है, नहीं होता है, सॉरी, तो नहीं यूज होता है, तो ऐसा कोई नहीं है। सोडा बे, एल्यूमिना बे, बोरेक्स और जिप्सम सभी का यूज जो है एक तरह से ग्लास बनाने के लिए होता है। तो इसमें ऑप्शन ये होना चाहिए ऑल ऑफ दीज, लेकिन वो नहीं, तो ये पेंडिंग है। नेक्स्ट है करा इन इलेक्ट्रोलाइट रिपिंग ऑफ कॉपर द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर द इलेक्ट्रोलाइट इज सोल्यूशन ऑफ, इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन कैसा होता है, तो एसिडिक होता है ना। सोल्डर का एलॉयस क्या है, सोल्डर किस चीज़ से मिलकर बना है, तो लेड और टीन, SN और PB। नेक्स्ट है इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है हाइड्रोजन के बारे में करेक्ट नहीं है, ठीक है।
तो हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर, बिल्कुल सही और सही है। एंड इनसोल्यूबल इन वाटर, और हाइड्रोजन वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, ठीक है। ऑक्सीजन सोल्यूबल होता है लेकिन हाइड्रोजन नहीं होता। दूसरा स्टेटमेंट करा है कि H2 इज अ इनर्ट एट अ टेम्परेचर ड्यू टू हाई HH बॉन्ड डिसोसिएशन इनथैल्पी, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन जो है इनर्ट नेचर का है। नेक्स्ट है H2 रिएक्ट विथ एल्कली मेटल एट अ हाई टेम्परेचर टू यील्ड मेटल हाइड्रोइड, बिल्कुल सही है। अगर वो हाइड्रोजन रिएक्ट भी करेगा तो बहुत ज़्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। डी ऑप्शन कर रहा है ए मिक्सचर ऑफ NO2 प्लस H2 नोन एज सिन गैस, नहीं भैया, सिन गैस का जो है CO प्लस H2 होती हैं जिसे सिन गैस कहते हैं ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट हैज़ द सेम वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है कि वैलेंसी आर दोज नंबर विच फाउंड आउटर मोस्ट ऑफ सेल, किसी भी सेल के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें ही वैलेंसी कहते हैं। तो मैग्नीशियम का 2 होता है, कैल्शियम का भी 2 होता है, बेरियम का भी 2 होता है, तो इनके सारे की वैलेंसी सामान्य है। नेक्स्ट है कह रहा है लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर कितना है, तो -273 सेंटीग्रेड है। कह रहा है कि किस पे जो है फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की स्केल जो है सेम रीडिंग देंगे, तो -40 डिग्री पे देंगी। नेक्स्ट है द इमेज वी सीन इन प्लान मिरर, प्लान मिरर में जो हम इमेज देखते हैं वो कैसा देखते हैं, तो वो वर्चुअल होता है और जो है लेटरली इन्वर्टेड होता है। 66 में क्या कह रहा है दोस्तों, 66 में कह रहा है कि जब हम ग्रीन और रेड कलर को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, कौन सा कलर प्राप्त होगा, तो येलो कलर प्राप्त होगा उसमें। और दोस्तों इसमें नेक्स्ट कह रहा है कि प्राइमरी कलर ऑफ लाइट, लाइट का प्राइमरी कलर क्या क्या है, तो प्राइमरी कलर को ब्लू, रेड और ग्रीन कहा गया है। 68 में मोटा मोटा यही पूछ रहा है कि 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, ये किसके लिए है, तो ये दोस्तों ओनली जो है स्फेरिकल मिरर के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन मैंने ऊपर टॉप पे लिखा था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें है अभी आया कि नहीं, चलिए वो आगे मैं दिखाऊंगा, जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फुल फॉर्म जो है एक देखते हैं कहाँ पे है। हाँ अभी तो जो है इधर हमने पढ़ लिया था 73 की बात कर रहा है। कह रहा है कि द ग्रीन जो गैसियस प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस इन प्लांट इन रिक्वायरमेंट फॉर एन और द वर्चुअल प्रोसेस दैट रिलीज एनर्जी गिवन वैल्यू आर 4 कम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। कुल मिला के फोटोसिंथेसिस से क्या क्या रिलीज होता है, कुल मिला के ये है। तो फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजन दो जो है एक साथ जो है प्रोसेस होती है, यही कारण है कि पेड़ जो है हमें ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों, बाई फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में ही ऑक्सीजन रिलीज होती है। नेक्स्ट है इसमें दोस्तों कह रहा है कि ए डिकोड पॉट हर्ब जो है इसको पढ़िएगा, लास्ट में ये पूछेगा कि वेजिटेबल ऑयल लगाने पे या जो पेट्रोलियम ऑयल लगाने पे पत्ती जो है किस में जल्दी सूख जाती है, तो जो है दूसरे एक्सपेरिमेंटल में सूख जाती है। इसको पढ़िएगा, बहुत छोटा सा है, ज़्यादा टाइम नहीं है दोस्तों, सबको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है 75 में, इसमें जो है कह रहा है कि नॉट करेक्ट फॉर लाइट रे, लाइट रे के बारे में क्या करेक्ट नहीं है, तो इसमें जो है लाइट ट्रेवल एट अ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया, बिल्कुल सही है। लाइट ट्रेवल एट ऑलमोस्ट 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड इन एयर, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि लाइट स्पीड डाउन एज इट लीव इन वाटर सरफेस एंड इंटर द एयर, तो एयर में जब इंटर करेगी तो डाउन नहीं होगी, वो जो है बढ़ जाएगी, तो ये गलत है ना। बाकी जो है इसमें कह रहा है ए ग्लास, चौथा में लाइट स्पीड अप एज अ लिव अ ग्लास सरफेस एंड इंटर द एयर, बिल्कुल सही है ना। 76 क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है ए ग्लास प्रिज्म स्पिल्ड वाइट इनटू डिफरेंट कलर, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, बिल्कुल सही है कि जब हम जो है प्रिज्म के माध्यम से जो है जो वाइट लाइट को 7 कलर में डिफरेंट कलर में बिखेर देते हैं तो उसे हम
एक तरह से डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म कहते हैं। और इसमें से जो करेक्ट है उसको लिखना है, आपको टिक करना है। तो वायलेट लाइट विल डेविएट मोस्ट, यानी कि वायलेट लाइट बहुत ज़्यादा डेविएट करती है, बिल्कुल सही है। और बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। ये जो है आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। बैनिया पिनाला से आप देखोगे तो वही मिलेगा। नेक्स्ट है करेक्ट, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब 10 मिनट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्ट इज। तो देखिए क्यों इसमें जो है आपको पूछा है कि कूलाम कितना चार्ज होगा, नहीं मतलब जो चार्ज का फ्लो पूछा है। तो आप जानते हो Q इजकल टू आई टी होता है। आई यानी कि जो है आपका एम्पियर 1 है, और टी दे रखा है 10 मिनट। 10 मिनट को आप सेकेंड में कन्वर्ट करो तो 10 मिनट बराबर जो है 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 10 मिनट बराबर 600 सेकेंड। तो Q इजकल टू जो है 600 आ जाएगा, एकदम ये जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। इसमें कह रहा है कि कौन सा जो है फार्मूला रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक पावर को। तो आई आर स्क्वायर नहीं होता है फार्मूले में, आई स्क्वायर जो है आर होता है, आई आर स्क्वायर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है कह रहा है द साउंड क्रिएटेड इन अ बिग बॉल बिकॉज ऑफ रिपीटेड रिफ्लेक्शन द फिनोमेना इज कॉल्ड। यानी कि बिग बॉल कह रहा हूँ, बिग हॉल में जो टीवी के सिनेमा हॉल होते हैं तो उसमें जो है आवाज़ बार बार गूंजती रहती है, तो ये किस फिनोमेना की वजह से होती है। तो ये दोस्तों रिवर्बरेशन यानी कि जो है अनुनाद की वजह से होती है। नेक्स्ट है व्हेन लाइट इज स्कैटर्ड बाय द, अनुनाद नहीं रिवर्बरेशन मतलब क्या होता है यार, और जो चिल्लाते हैं तो वापस वो आती है तो उसको क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं या क्या कहते हैं ना, इसको देख लीजिएगा, उसको रिवर्बरेशन ही कहते हैं, प्रतिध्वनि जैसे कहते हैं। नेक्स्ट है व्हेन लाइट इज स्कैटर्ड बाय द मॉलिक्यूल एंड फ्रिक्वेंटली ऑफ स्कैट लाइट इज अ जो है चेंज दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। तो ये जो है एक तरह से रमन इफेक्ट है, रमन इफेक्ट की वजह से ये बताया गया था, है ना। 80 का 81 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सोप के बारे में क्या ट्रू नहीं है। तो सोप के बारे में जो है कि द ऑयल एंड डर्ट गेट कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिसला, बिल्कुल सही है। सोप मिसला स्क्रेटर लाइट, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है सोप आर अमोनियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो है सही नहीं है, बाकी जो है सभी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल जब करते हैं निकल कैटालिस्ट का यूज करके तो वो कौन सी रिएक्शन कहलाती है। तो वो दोस्तों एडिशन रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अ नॉट अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन का एलोट्रोप कौन सा नहीं है। तो डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरेंस है, लेकिन फ्लाई एस नहीं है। नेक्स्ट है इसमें कह रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट रिजल्ट इन अ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी कि किस ऐसी कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो रही है। तो जब रिएक्शन कराते हैं जिंक मेटल विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हीटिंग जिंक मेटल विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन तो वहाँ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। रिएक्शन ऑफ पोटेशियम मेटल विथ वाटर तो वहाँ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मिक्स करते हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ मैंने फार्मूला दे रखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O, इसमें वाटर मिला दीजिए, हाफ H2O मिला दीजिए, तो इसमें क्या बनेगा, ये जिप्सन बना लेगा CaSO4 और जो है 2H2 ये जिप्सम का फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट कि टमाटो में कौन सी एसिड पाई जाती है। तो टमाटो में जो है टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड पाई जाएगी। नेक्स्ट है कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कुड नॉट डेरिवेट फ्रॉम रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्क्रैपिंग एक्सपेरिमेंट। जो अल्फा पार्टिकल का रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्क्रैपिंग एक्सपेरिमेंट है तो उसमें जो है
उसके कंक्लूजन में क्या डिराइव नहीं हो पाया। तो उसने ये तो बता दिया कि मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, एटम का बहुत सारा स्पेस एम्प्टी है। उसने ये भी बताया द रेडियस ऑफ एटम इज अबाउट 10⁵ टाइम ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये भी बता दिया। और डी नियरली ऑल द मास ऑफ एटम रेसिड्यू इन अ न्यूक्लियस, ये भी था। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट। फिक्स एनर्जी नहीं थी उसकी, फिक्स एनर्जी जिसे ऑर्बिट कहते हैं, तो ये उनके कंक्लूजन में नहीं था। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम CaO विथ वाटर प्रोड्यूस स्कैलनाइम CaOH का होल ट्वाइस। इस एग्जाम्पल, ये कौन सी रिएक्शन है, तो ये दोस्तों एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ बायोमास एनर्जी सोर्स। बायोमास एनर्जी का सोर्स नहीं है, कौन सा। बायोमास मतलब होता है वही जो है हम केले के छिलके हो गए, गीला कचरा हो गया, कोई भी, तो वो जब सड़ता है गलता है तो उससे जो है एक तरह से एनर्जी मिलती है, मीथेन गैस मिलती है, उसी का यूज करते हैं। तो जो है वुड से, गोबर गैस से, कोल से मिल सकती है, लेकिन जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में नहीं मिलती है। नेक्स्ट है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू, जो तारों का चमकना जो है किस में आता है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट की वजह से होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव की क्या नहीं है, तो डेसिबल। डीबी मतलब होता है डेसिबल। डेसिबल जो है एक तरह से यूनिट है मेजर करने की, ना कि वो फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड मेजर करने की नहीं है, वो बस साउंड की जो है यूनिट है, साउंड मेजर करने की। नेक्स्ट है बीट्स इज द फिनोमेना दैट अकर व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ टू हार्मोनिक वेव आर तो नियरली सेम होती हैं। नेक्स्ट है लाइट वेव आर इंसिडेंट ऑन एयर glass boundary. Some of the light wave are reflected and some are reflected in a glass. Which one of the following property of the same incident wave reflected wave, तो frequency जो है एक तरह से उसका रहेगा मेन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में जो ट्रू है दोस्तों कि फोर्स एक्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीन पोजीशन एंड द अपोजिट डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, बाकी सब गलत है। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। OISD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टोरेट, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है ये RBC का, इसको छोड़िए। कह रहा वेजिटेरियन का बेसिक विटामिन का सोर्स क्या है, तो वेजिटेबल एंड फ्रूट है, इसको भी कोई मतलब है नहीं। और रे इंटर किस वो में जाती है, तो वो स्टेट जाती है, इसका कुछ है नहीं। कॉमन साल्ट, नमक का यूज जो है किसके जो है प्रिपरेशन में नहीं करते, तो नमक का यूज हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में नहीं करते, ब्लीचिंग पाउडर में करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होती है, तो NaCl यानी कि क्लोरीन वहाँ से मिल जाएगा। बेकिंग सोडा में करते हैं, वॉशिंग सोडा में करते हैं, लेकिन जो है आपका जो है एक तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस में नहीं करते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों अब तक के हीट ट्रांसफ़र इक्विपमेंट या हीट ट्रांसफ़र से जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनके बारे में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि वाटर ऑलवेज बॉयल व्हेन इट इज़, तो वाटर कब बॉयल होता है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जब ये जो है सेचुरेटेड वेपर प्रेशर जो इसका इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर ऑन इट्स सरफेस, है ना। नेक्स्ट है इन अ बैकवर्ड फीड मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर फीड फ्लो फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, यानी कि जो इसमें फीड का फ्लो कैसे होता है ये पूछा गया था मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर में, बैकवर्ड फीड में। तो फीड फ्लो जो होता है लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाता है। सर्कुलेशन पंप इज जो है लोकेटेड बिलो द इवेपोरेटर, जो सर्कुलेशन पंप होता है इवेपोरेटर के नीचे जो है लोकेटेड होता है इसका। ऐसा क्यों, क्योंकि क्रिएट मोर सक्शन है, क्योंकि जो है सक्शन हेड उसे ज़्यादा मिले, है ना। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग ब्लीड पॉइंट इन अ इवेपोरेटर। ब्लीड पॉइंट जो है इवेपोरेटर में हम क्यों प्रोवाइड कराते हैं, तो इसकी वजह से जो है ब्लीड पॉइंट से ही हम जो है
नॉन कंडेंसेबल गैस को एक तरह से रिमूव कर देते हैं ना। ए हॉट बॉडी विल रेडिएट हीट मोस्ट रैपिडली इफ़ इट्स सरफेस, कह रहा है कि रेडिएशन ज़्यादा तेज़ी से होगा कब, किस केस में, जब जो है वो ब्लैक हो और उसका जो सरफेस रफ हो, तब वो जो है ज़्यादा जो है हीट रेडिएट करेगी। ए डिफ्लेगमोट जो है मेटर, ये क्या है दोस्तों, तो ये एक तरह से पार्शियल कंडेंसर का टाइप है ना। बैफल आर प्रोवाइड इन हीट एक्सचेंजर टू इंक्रीज, तो बैफल जो है हीट एक्सचेंजर में इसलिए प्रोवाइड कराते हैं जिससे हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए। नेक्स्ट है इन हीट एक्सचेंजर फ्लोटिंग हेड इज प्रोवाइड टू, फ्लोटिंग हेड प्रोवाइड कराने का क्या मतलब है, तो रिलीफ स्ट्रेस कॉज बाय थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से जो है स्ट्रेस जो है रिलीफ करे, इसलिए हम जो है फ्लोटिंग हेड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हीट एक्सचेंजर इज मोस्ट सुटेबल व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सेल साइड फ्लूइड इज मच हायर देन दैट ऑफ ट्यूब साइड, यानी कि जब सेल साइड का टेम्परेचर जो फ्लूइड का वो कुछ और हो और ट्यूब साइड का कुछ और हो, यानी कि मैक्सिमम डिफरेंस हो, तो उस केस में हम यूट्यूब जो है हीट एक्सचेंजर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर इज प्रीफर फॉर हैवी हीट लोड, हैवी हीट लोड के लिए किस टाइप का हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं, तो सीरीज एंड पैरेलल सेट ऑफ सेल एंड ट्यूब, सीरीज या पैरेलल, सीरीज और पैरेलल सेल एंड ट्यूब टाइप। ये दोस्तों कोई भी ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो बुक से है, ये सारे के सारे जो है एक्सपीरियंस बेस के हैं, जो काम करता है वहीं जो है इनके आंसर दे सकता है, ये जो है एक तरह से ऑपरेशन बेस से है ना। नेक्स्ट है वैक्यूम इज जनरली मेंटेन इन वेपर स्पेस ऑफ इवापोरेटर मेनली, तो वैक्यूम हम इवापोरेटर में क्यों मेंटेन करते हैं, क्योंकि दोस्तों वैक्यूम बनाने से जो है टेम्परेचर डिफरेंस जो है एक तरह से इकोनॉमिकली हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ जो है 300 डिग्री पे बॉईल होनी थी, वो जो है अब जो है 150 डिग्री पे ही बॉईल हो जाएगी, यानी कि हीट एक तरह से इकोनॉमिकली हो जाएगी, यानी कि उसको ईजिली हम हीट प्रोवाइड कर सकते हैं ना। नेक्स्ट है मैकेनिकल रिकम्प्रेशन इवापोरेटर इज यूज टू प्रोडक्शन ऑफ, तो डिस्टिल्ड वाटर जो है हम प्राप्त करते हैं, तो उसमें हम सारा रिकम्प्रेसर इवापोरेटर का यूज करते हैं। 2-4 हीट एक्सचेंजर का मतलब क्या है, 2-4 हीट एक्सचेंजर का मतलब यह है कि इनमें जो है काउंटर और पैरेलल दोनों टाइप के फ्लूइड का फ्लो हो रहा है ना। स्टीम इजेक्टर किस लिए यूज होता है, तो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए यूज होता है। स्टीम ट्रैप किस लिए यूज होता है, तो ये दोस्तों कंडेंसेट और इनर्ट गैसों को रिमूव करने के लिए स्टीम ट्रैप का यूज करते हैं। कह रहा कि एयर इज बेस्ट हीटेड विथ स्टीम इन अ हीट एक्सचेंजर, तो कैसे होगा, तो ये दोस्तों डबल पाइप हीट एक्सचेंजर में होगा जब फिन्स जो होती हैं एयर साइड में हो, उस केस में है ना। फॉर फोमी एंड फोर्थी लिक्विड, फोमी और फोर्थी लिक्विड में कौन सा इवापोरेटर यूज करेंगे, तो लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवापोरेटर का यूज करेंगे। एन इवापोरेटर लोअरिंग द फीड टेम्परेचर लोअरिंग, यानी कि जो है अगर हम इवापोरेटर का जो है फीड टेम्परेचर लोअर कर देंगे, यानी कि फीड टेम्परेचर डाउन कर देंगे, तो क्या होगा, तो दोस्तों इंक्रीज द हीटिंग एरिया रिक्वायर्ड एंड रिड्यूस द इकोनॉमी, उसका जो है इकोनॉमी घट जाएगी और हीटिंग एरिया ज़्यादा हमें रिक्वायर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है इन केस ऑफ इवापोरेटर लिक्विड इंट्रेनमेंट रिजल्ट इन, करें जो इवापोरेटर में जो है इंट्रेनमेंट होता है तो वो किस वजह से होता है, तो इंट्रेनमेंट एक प्रॉब्लम है जो जिसमें जो है मॉइस्ट जो है पार्टिकल जो है लिक्विड के पार्टिकल चले जाते हैं वेपर के साथ, तो वो दोस्तों फोमिंग की वजह से होता है। नेक्स्ट है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर आर यूज, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का यूज हम कब करेंगे, जब हीट ट्रांसफ़र एरिया जो होगा बहुत कम रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट है एजिटेटेड फिल्म इवापोरेटर इज सुटेबल फॉर कंसंट्रेटिंग, एजिटेटिंग फिल्म इवापोरेटर जो है विस्कस फ्लूइड को कंसंट्रेट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट प्रीफर टू यूज सुपर हीटेड स्टीम इन इवापोरेटर, इवापोरेटर में हम सुपर हीटेड स्टीम का यूज नहीं कर सकते, जिसका वजह क्या है, क्योंकि ये दोस्तों
लो फिल्म कोफिशिएंट जो हमें मिलेगी सुपर हीटेड स्टीम, ये लो फिल्म कोफिशिएंट वाली मिलेगी। नेक्स्ट है हीट एक्सचेंजर इज़ यूज फॉर चिलिंग ऑयल टू डिवैक्सिंग। जब हम डिवैक्सिंग करते हैं तो डिवैक्सिंग के दौरान जो है डिवैक्सिंग एक तरह से प्रोसेस है, जैसे आपकी रिफाइनरी है, बायोडिग्रेड जो है एक तरह से सरसों का तेल हुआ या सनफ्लावर का तेल हुआ, ये सब जो जितनी भी रिफाइनरी होती हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे तेल होते हैं जिनमें जो वैक्स पाए जाते हैं, तो उनको वैक्स को रिमूव करने के लिए जो है हम जो है जैसे सोया ऑयल है तो सोया में वैक्स पाया जाता है, तो उसके वैक्स को हटाने के लिए डिवैक्सिंग करते हैं। तो वही कह रहा है कि कौन सा डिवैक्सिंग में कौन सा यूज होने वाला हीट एक्सचेंजर है, तो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है। नेक्स्ट है हीट सेंसिटिव मटेरियल अगर कुछ है तो उसको कंसंट्रेट हम किस में करेंगे, तो उसमें उसको हम फॉलिंग फिल्म इवापोरेटर में करेंगे। फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर का एडवांटेज क्या है, तो ये दोस्तों गिव लार्जर एरिया पर यूनिट ट्यूब, ये जो है बहुत ज़्यादा एरिया हीट ट्रांसफर के लिए प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट इन कूलिंग टावर वाटर बिकम कूल बाय यूजिंग तो सेंसिबल हीट रिमूविंग, यानी कि कूलिंग टावर में वाटर जो कूल होता है वो क्यों होता है, क्योंकि उसकी जो सेंसिबल जो है हीट को हम रिमूव करते हैं, ना कि लेटेंट हीट को। कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है। नेक्स्ट इवापोरेटर ट्यूब आर जनरली कैसे होते हैं, तो ये जो है इवापोरेटर के जो ट्यूब होते हैं जनरली वर्टिकल होते हैं। इवापोरेशन बाय थर्मो कंप्रेसर रिजल्ट इन, तो अगर हम थर्मो कंप्रेसर का यूज करेंगे इवापोरेशन में तो इससे जो है स्टीम की सेविंग होगी, रियलाइजेशन ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इकोनॉमी होगी सिंगल इफेक्ट में, है ना। नेक्स्ट है इन कूलिंग टावर अप्रोच क्या है कूलिंग टावर में, तो दोस्तों इट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन कोल्ड वाटर जो आउट हो रहा है और वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर के वेट बल्ब टेम्परेचर, इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस हमारा कूलिंग टावर का अप्रोच कहलाया जाएगा। अगर रेंज की बात करें तो रेंज क्या कहलाता है दोस्तों, डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर इंटरिंग एंड कोल्ड वाटर लीविंग, जो हॉट वाटर इंटर कर रहा है कोल्ड वाटर आउट हो रहा है तो उन्हीं का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वही उसका रेंज कहलाएगा। नेक्स्ट है इन कूलिंग टावर वाटर इज कूल्ड बाय, तो वाटर को जो कूल होता है किसके प्रिंसिपल पे होता है, तो वो इवापोरेशन के प्रिंसिपल पे होता है। नेक्स्ट इन अ फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर द फैन इज फिक्स एट द बॉटम ऑफ द कूलिंग टावर, ये जो है फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर में नीचे फैन लगा होगा, है ना, और फोर्सली वो हवा देगा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ फ्लूड अलाउंस इन अ ट्यूब साइड, ट्यूब साइड में किस टाइप के फ्लूड हम भरते हैं। जैसे सेल एंड ट्यूब, ऐसे क्वेश्चन आया था कि आपके पास सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है तो ट्यूब साइड में किस टाइप के फ्लूड को आप भरोगे, तो ट्यूब साइड में जो हाई वेलोसिटी वाले जितने भी फ्लूड होते हैं हाई वेलोसिटी वाले उनको ट्यूब साइड में लेते हैं, हाई कोरोजिव फ्लूड हैं तो उनको ट्यूब साइड में लेंगे, स्केलिंग करने वाले अगर फ्लूड है तो उसको भी ट्यूब साइड में लेंगे, अगर विस्कस हैं लेकिन 20 CP बहुत कम विस्कस हैं और 20 CP मतलब बहुत कम विस्कस लो विस्कस, तो लो विस्कस वाले जो है ट्यूब साइड में आएंगे। हाई प्रेशर जिसका 250 kg प्रेशर है 150 kg प्रेशर है उनको भी हम ट्यूब साइड में लेंगे, और हाई टेम्परेचर वाले फ्लूड को भी हम ट्यूब साइड में लेंगे। अगर कोई फ्रीज होने वाला फ्लूड है तो उसको भी हम ट्यूब साइड में लेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों है, तो इसके पीछे जो है बहुत सारी रीज़न है। जैसे अगर ट्यूब कोरोज भी हो जाएगी, कोरोजन हो जाएगा तो उस ट्यूब को बदल देंगे या प्लग कर देंगे, या ट्यूब में स्केलिंग है तो उसको जो है एक तरह से हम जो है डिस्केलिंग कर लेंगे, है ना, जो है ब्रश से या सैंड ब्लास्टिंग किसी भी चीज़ से, है ना। या अगर सपोज करो हाई प्रेशर की वजह से ट्यूब फट गई तो, या ट्यूब पे कोई नहीं, इसमें जो होता है हाई प्रेशर का क्या रीज़न है कि ट्यूब की जो एमओसी जो होती है इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है कि वो हाई प्रेशर झेल लेगा, जबकि सेल जो है उतना नहीं झेल पाएगा। लेकिन कुछ जगह पे जैसे किस टाइप के फ्लूड जो होते हैं सेल साइड में यूज होंगे, तो वो फ्लूड जो बहुत ज़्यादा हाई कंडेंसिबल होते हैं, जैसे
स्टीम है, स्टीम को हम जो है सेल साइड में, अगर स्टीम को कंडेंस कराना है तो उसको सेल साइड में रखेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से कंडेंसेबल हो जाएगी। लो हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट वाले फ्रूट को हम सेल साइड में रखेंगे। हाई विस्कस फ्रूट को भी हम जो है एक तरह से सेल साइड में रखेंगे। फ्रीजिंग वाले को जो दोस्तों, फ्रीजिंग वाले को भी सेल साइड में रखते हैं, लेकिन ये अपवाद है, ये दोनों तरफ पे रखा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर ट्यूब फ्रीज हो गई, ट्यूब में कोई जैसे आइसिंग हो गई तो उसको भी हम जो है रिमूव कर देते हैं। अब जबकि मैंने जहाँ पे काम किया है वहाँ पे सेल साइड में जो है फ्रीजिंग होने वाला जो कंपोनेंट था वो सेल साइड में रखा जाता था। तो इसलिए 7वां पॉइंट थोड़ा सा जो है दोनों तरफ है कॉमन। बाकी आपका क्या राय है बताइए। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ केजी वेपराइजेशन पर केजी ऑफ स्टीम फीड, तो इसे इवापोरेटर की इकोनॉमी कहेंगे। नेक्स्ट है कह रहा है कि जो अमोनिया रेफ्रिजरेशन यूनिट होती है तो उसमें जो है कंडेंसर की जो ट्यूब होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, तो वो स्टील की बनी होती है ना। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर विथ राइज इन टेम्परेचर, तो अगर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगी, तो वो या तो घट सकती है या बढ़ सकती है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है ना। ड्यूरिंग सेंसिबल कूलिंग ऑफ एयर, जब एयर की सेंसिबल कूलिंग करते हैं तो उसमें जो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है द ऑटोमोबाइल रेडिएशन इज़ अ हीट एक्सचेंजर ऑफ, जो ऑटोमोबाइल रेडिएटर होता है तो उसमें हीट एक्सचेंजर किस टाइप का लगा होता है, तो क्रॉस फ्लो टाइप का लगा होता है। नेक्स्ट है फाउलिंग फैक्टर इज यूज टू, फाउलिंग फैक्टर जो है किस लिए यूज होता है, तो ये एक तरह से सेफ्टी फैक्टर के लिए डिजाइन होता है ना। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच वाटर कैन बी कूल्ड इन अ कूलिंग टावर, वो कम मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पे वाटर जो है कूल हो सकता है कूलिंग टावर के द्वारा, तो वो है दोस्तों वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर, जितनी वेट बल्ब टेम्परेचर की एयर की होगी वहाँ तक कूलिंग टावर जो है पानी को ठंडा कर सकता है ना। नेक्स्ट है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व का यूज किस लिए होता है, तो ये जो है ड्राई टाइप इवापोरेटर में यूज होता है। ये क्वेश्चन आया था लेकिन समझ नहीं है इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट है कूलिंग टावर एक तरह से क्या है दोस्तों, तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर है। सरफेस हीट एक्सचेंजर आर आल्सो कॉल्ड, तो सरफेस हीट एक्सचेंजर जो होते हैं उनको और क्या कहा जाता है, तो उसे रिक्यूपरेटर कहते हैं। इसको पढ़ लीजिएगा क्या होता है ना। एक और आपके लिए क्वेश्चन है कि जो है एक कप में 70 डिग्री का टेम्परेचर का चाय है और एक बाल्टी में 70 डिग्री का जो है पानी है, तो इसमें सबसे पहले ठंडा कौन होगा। ये क्वेश्चन बहुत पहले आया था 2009-10 में, हमारे सीनियर बताते थे ना। अब आ जाइए जो है ये तो एक्सपीरियंस बेस वाले थे, बाकी जो है ये कुछ जो है थ्योरेटिकल हैं। अगर आ जाए तो इसको सॉल्व करते जाइएगा, मैं इसमें जो है मेंशन कर चुका हूँ। और इससे पहले जो है 300 क्वेश्चन ऐसे ही मैंने वो किया था, बाकी जो है 103 क्वेश्चन लगभग ये हैं, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा है ना। इसमें यूनिट पूछा है थर्मल कंडक्टिविटी के, बस देखते जाइएगा, इसको सॉल्व करते जाइएगा है ना। सॉलिड मेटल की जो कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगी, तो डिक्रीज कर जाएगी है ना। चौथा पाँचवा ये सब जो है देखते जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछेगा तो इसमें से ज़रूर एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे सेंसिबल हीट इज़ हीट रिक्वायर्ड टू, यानी कि जो सेंसिबल हीट जो होती है वो किस लिए रिक्वायर्ड होती है, तो ये जो है टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देना होना इसका काम है। 70 से 80 कर देना, 50 से 60 कर देना, या 30 से 20 कर देना, ये भी हो सकता है, तो सेंसिबल हीट इसे कहते हैं। और कोई मीडियम जो है और ज़रूरत नहीं है ऐसा जो है मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या है, तो रेडिएशन है ना। अगर इंसुलेशन में मॉइस्चर है तो क्या होगा, तो उसमें जो है इंसुलेशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा अगर मॉइस्चर है तो। कोलूजन के तौर पे क्या होता है, कौन से मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ पे जो है कन्वेक्शन होता है। नेक्स्ट है हीट ट्रांसफ़र इज़ लिक्विड एंड गैस, लिक्विड और गैस में हीट ट्रांसफ़र का कौन सा मोड होता है, तो कन्वेक्शन होता है। नेक्स्ट है रेडिएशन जो है, इसमें एग्जाम्पल क्या है, तो रेडिएशन जो है एक आदमी है जो फायर प्लेस के आसपास खड़ा है, तो उसको जो
हीट अनुभव होगी वो रेडिएशन के द्वारा होगी। ये एग्जाम्पल है ना। हीट क्लोजली रिलेटेड टू टेम्परेचर है ना। और इसमें जो है इसमें कहीं कहीं गलतियां होती हैं, जैसे यहाँ पे मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज, यानी कि मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों इनका सही आंसर ऑफ दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, लेकिन आंसर ए है। तो इसीलिए आपको बड़ी सावधानी से इसमें जो है सबको सही देखना है। नेक्स्ट, टोटल हीट क्या होती है? तो टोटल हीट जो है वाटर को पहले स्टीम बनाएगी, फिर स्टीम को सुपर हीट करेगी, उसे ही टोटल हीट कहेंगे, है ना। कॉर्क को छोड़िए, ये मैंने अभी बताया था। और इसके अलावा जो है 540 डिग्री का टेम्परेचर है तो किससे मेजर करेंगे? तो थर्मोकपल से मेजर करेंगे। बाकी ये सब देखना है आपको। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर विथ राइज इन टेम्परेचर, जब हम एयर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी? तो वो दोस्तों इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है, हीट फ्लो कब तक होगी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में? जब तक जो है उनका टेम्परेचर डिफरेंस हो, है ना, टेम्परेचर डिफरेंस तक हो। नेक्स्ट है हमारा, ये सब पढ़ते जाएगा। इसमें सबसे कम कंडक्टिविटी किसकी होती है? तो एयर की होती है सबसे कम। और सबसे ज़्यादा इसमें किस में? तो सॉलिड आइस की होगी। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी, ये भी पढ़ते जाइएगा। हाँ, इसमें भी ये देखिए गलत लिखा है। इसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी किसकी है? कॉपर की है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए लिखा है एल्युमिनियम, जो कि बिल्कुल गलत है, कॉपर की होगी, है ना। नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि हीट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन किस में होता है? ये तो बॉयलर में होता है। क्यों होता है दोस्तों बॉयलर में? देखिए बॉयलर में कई जोन होते हैं, एक जो है रेडिएंट जोन होते हैं, कन्वेक्शन जोन होते हैं। अब जो है कंडक्शन कहाँ पे होता है? तो ट्यूब में होती है पानी, ठीक है। अगर ट्यूब टाइप सेल एंड ट्यूब, जो ट्यूब टाइप अगर बॉयलर है, तो अगर जो है ट्यूब में पानी है तो देखोगे जहाँ पे बर्नर जलता है तो बर्नर की जो लौ डायरेक्ट ट्यूब पे पड़ेगी, तो वो जो वहाँ पे जो उसकी हीटिंग होगी वो कंडक्शन के थ्रू होगी। बाकी जो आसपास के जितने ट्यूब भी हैं वो रेडिएशन से होंगी। फिर जो है लाइट जो है वो जो मतलब स्टीम जो बन चुके हैं वो ऊपर उड़ जाएंगे, भारी जो वाटर वो नीचे फिर आएगा बाई डेंसिटी डिफरेंस, तो वो जो है कन्वेक्शन की तरह होंगे। तो इस तरह जो है बॉयलर में मोड ऑफ हीट ट्रांसफर तीनों होते हैं ना। और ये जो थ्योरी पढ़ लीजिएगा, हीट ट्रांसफ़र किस किस पर डिपेंड करता है, थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या है, उसकी यूनिट क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी लकड़ी की किस किस पर डिपेंड करेगी, ये सब जो है पढ़ लीजिएगा। वैसे इमिसिविटी हो गई, ग्रे बॉडी क्या होती है ना, ये सब मैंने टिक किया है। LMTD जो है पैरेलल फ्लो और जो है काउंटर फ्लो में LMTD का क्या रोल है? तो LMTD काउंटर फ्लो में मैक्सिमम होती है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। इसके अलावा जो है अप्रोच क्या है? अप्रोच जो है इसमें डिफाइन करना है आपको। काउंटर फ्लो क्या होता है? फोरियर लॉ किसके लिए होता है? तो ये वन डायमेंशन ओनली के लिए। किरचॉफ का नियम क्या था, है ना। उसके अलावा जो है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या है, उसकी यूनिट क्या है ना। प्रांड्टल नंबर जो है एयर की कितनी होती है? 0.7 होती है। इमिसिव पावर क्या होती है? ये सारे जो है एक तरह से थ्योरेटिकल हैं, जो भले अगर ना आए तो ठीक है, लेकिन अगर आ जाए तो आप क्या करोगे। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है ना। इसके अलावा जो उसकी यूनिट क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, और ये किसके लिए यूज होता है? तो ये रेडिएशन के लिए, रेडिएशन में ही हमेशा यूज होता है ना। और इसके अलावा जो है वेन्स लॉ
जो है पढ़ना है आपको विंस लॉ का जो है वैल्यू क्या होती है, लैम्डा की वैल्यू है ना। अब जो है ये डिपेंडिंग ऑन रेडिएशन प्रॉपर्टी अ बॉडी विल बी वाइट। जब वाइट रहेगी तो यानी कि उसकी रिफ्लेक्टिविटी की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, पी की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर अगर वो ब्लैक रहेगी तो यानी कि रेडिएशन की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, ए बराबर 1 हो जाएगी। अगर वो ओपेक्यू रहेगी तो वहीं जो है रिफ्लेक्टिविटी की वैल्यू जो है एक तरह से 1 हो जानी चाहिए यहाँ पे, है ना। तो यही सब चीज़ें जो हैं आपको फिर से थोड़ा सा देख लेना है। इमिसिव पावर वगैरह, एब्जॉर्बिविटी क्या होती है, और परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या है दोस्तों। जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो होती है जो अपने ऊपर जितनी भी रेडिएशन गिर रहा है उसको सबको जो है एब्जॉर्ब कर लेती है ना। प्लांक लॉ जो है ये क्वेश्चन आया हुआ, प्लांक लॉ होल्ड गुड फॉर तो ब्लैक बॉडी के लिए है ना। और बाकी जो ट्रांसपेरेंट कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें टी की वैल्यू 1 हो जाएगी। ग्रे बॉडी क्या होती है, तो ग्रे बॉडी इज़ वन हुज एब्जॉर्बिविटी डज नॉट वरी विथ टेम्परेचर एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, आंसर डी इसका सही है। तो 103 क्वेश्चन यहाँ हो गया। 300 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी जो है अपलोड करके उसे टेलीग्राम पे भी PDF डाल दिया है, वहाँ से देख लेंगे। तो 400 क्वेश्चन आपके थ्योरी के हो जाएंगे और बाकी जो है 45 क्वेश्चन हमने जो आया हुआ है एक्सपीरियंस बेस तो उसमें भी कोशिश किया है। तो इस तरह से आपका जो है एक और जो टॉपिक थी सिलेबस में वो भी कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, जय हिंद।